हेलो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोनिक जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी आगे मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें प्री लेज़र एरा की, जहाँ पर लेज़र्स नहीं थी, वहाँ पर क्या है कि वहाँ ये बोल सकते थे कि यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बट इसका जो कंक्लूजन का जो बेसिस है वो हम फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ले सकते हैं किसी भी कन्वेंशनल लाइट सोर्स के लिए, जो कि लेज़र की एडवेंट के लिए यूज़ में आया। ठीक है, और वो जो चीज़ें हैं वो छोटी हैं, किसकी, विच आर मच स्मॉलर देन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एटॉमिक एंड इंटर एटॉमिक फील्ड्स। बट बाद में क्या हुआ कि 10⁻7 से 10⁻10 वोल्ट पर सेंटीमीटर फील्ड्स के लिए वहाँ पर क्या है कि एटॉमिक में एक्सीड नहीं करता है 10⁻3 वोल्ट पर सेंटीमीटर से। तो एक नेचुरल लाइट है या एक नेचुरल लाइट वेव की बात करें, एक वो क्या होती है, उसमें लो इंटेंसिटी होती है, वो क्या है, एटॉमिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो वो क्या है कि ऑप्टिकल पैरामीटर्स को चेंज कर सकती है, नहीं। बट अगर मान लो हम कोहेरेंट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, या जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होती है लेज़र रेडिएशन की, उससे एक्सट्रीमली हाई स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ लाइट पावर आती है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगावाट ऑफ पल्स, 1 मेगावाट ऑफ पल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जो कि फ्यू 10th ऑफ नैनो सेकेंड्स के लिए रह सकती है। ठीक है, एंड ये है मॉडरेटली पावरफुल लेजर्स, जहाँ पर हम ये 1 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी करंट डेंसिटी, अगर एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि एनर्जी करंट डेंसिटी, एनर्जी करंट डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये एनर्जी करंट डेंसिटी इन अ बीम, किसी भी एक बीम में, और उस बीम का क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, 1 mm², 1 mm², वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और तो ऐसे लेज़र की जो एनर्जी करंट डेंसिटी है, अगर बोलें JE, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 10⁻6 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E, उसकी पीक कहाँ आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर में। अब कोहेरेंस की वजह से बीम जो है वो कहाँ पर फोकस कर सकते हैं हम लोग, उसका एरिया नियरली इक्वल्स टू उसके वेवलेंथ का स्क्वायर। अगर मान लो लेज़र जो है उसकी वेवलेंथ जो है, अगर लेज़र वेवलेंथ जो है हम उसको अज्यूम करते हैं 1 माइक्रो की रेंज में, माइक्रोमीटर की रेंज में, तो जो एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस केस में जो करंट डेंसिटी है JE वो नियरली इक्वल्स टू 10⁻18 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर आएगा। ठीक है, जो कि एटॉमिक फील्ड की रेंज में ही आता है। ठीक है, इतनी हाई फील्ड में जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P और फील्ड स्ट्रेंथ E, जो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लीनियर हो जाता है, और इंटरेस्टिंग नॉन लीनियर इफेक्ट जो है वो भी हमको दिखते हैं। ब्लूमबर्ग जो है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हार्मोनिक जनरेशन। अब हार्मोनिक जनरेशन के बारे में बात करें तो हार्मोनिक जनरेशन एग्जैक्टली देखा जाए तो क्या हो गया कि नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में क्या है, इन ऑप्टिकल रीजन जो है वो हार्मोनिक जनरेशन ऑफ लाइट
से ऑब्जर्व किया था, जो कि फ्रैंकन एंड उसके कोवर्कर्स थे, उन्होंने 1961 में किसने, फ्रैंकन एंड कोवर्कर्स इन लोगों ने पहली बार हार्मोनिक जनरेशन ऑफ लाइट में ऑब्जर्व किया था। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो यूवी लाइट है एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रूबी लेजर लाइट, जिसकी रूबी लेजर लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 6493 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगी, रूबी लेजर की वेवलेंथ होगी। ठीक है, जब कोई भी लाइट जो है उसको उसको हम लोग किसी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू पास करते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ था कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत एरिया में स्प्रेड हुआ, सब लोगों ने उसकी तरफ अटेंशन किया सब लोगों का, और बिगनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ किसका, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यूवी लाइट जो है एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूबी लेजर लाइट, उसको हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू पास करते हैं तो हार्मोनिक जनरेशन होता है। ठीक है, वो किस तरह से उन्होंने पास किया था, उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से था कि यहाँ पर जो है एक, दिस इज द रूबी लेज़र जो है वो एक फिल्टर से पास हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अभी भी बताया मैंने एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा था, दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्लैब। फिर उसके आगे जो है दिस इज यूवी ट्रांसमिशन फिल्टर, यूवी ट्रांसमिशन फिल्टर आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद रेस्ट आगे जो था दैट वाज द फोटो सेल, दिस इज फोटो सेल, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ये जो रूबी लेज़र है, रूबी लेज़र से कहाँ गया, फिल्टर के ऊपर गया, फिल्टर से आगे इंसिडेंट हुआ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू पास हुआ, एंड अगेन यहाँ पर यूवी ट्रांसमिशन फिल्टर लगा, एंड इससे सीधा सीधा किसके ऊपर गया, फोटो सेल के ऊपर। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से ओमेगा 1 जो है वो लाइट पास होती है, तो यहाँ पर जो है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा 2 जो है वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो है वो ओमेगा 2 बाहर निकलेगी, जो कि किसके ऊपर पड़ेगी, फोटो सेल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूबी लेज़र बीम जो है जिसकी एवरेज पावर जो होती है वो 10 किलोवाट जो है वो क्वार्ट्ज स्लैब के ऊपर इंसिडेंट करवाया। कौन सी, रूबी लेज़र बीम with एवरेज पावर कितनी, 10 किलोवाट। ठीक है, इतनी पावर को फोकस कराया, इट इज फोकस्ड ऑन क्वार्ट्ज स्लैब, क्वार्ट्ज स्लैब के ऊपर फोकस कराया। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको एक फिल्टर के थ्रू पास कराया। अब ये जो फिल्टर क्या करता है, इट कट ऑफ द रेड लाइट और जो यूवी लाइट को आगे पास करने देता है। ठीक है, और जो इमर्जिंग लाइट है यहाँ पर यूवी लाइट को पास होने दिया और इमर्जिंग लाइट जो है वो फोटो सेल के ऊपर इंसिडेंट करवाया। अब जो रेडिएशन जो है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, रेडिएशन विद वेवलेंथ 3471 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो किसके ऊपर गया, और जो पावर है कितनी, 1 मिलीवॉट का, 1 मिलीवॉट की जो पावर है वो ऑब्जर्व की गई ट्रांसमिटेड लाइट में, जो कि फोटो सेल के ऊपर पड़ी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि
चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ, ठीक है, क्यों? अब वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, तो वेवलेंथ जो है 6493 चला था, और अल्टीमेटली जब रेड लाइट को पास हो गया और हमारे पास जो वेवलेंथ बता 3471 में था, तो वहाँ पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ, तो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, वी हैव अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इट विल गेट पोलराइज्ड। अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको हम लोगों ने प्लेस किया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पोलराइज्ड, ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो पोलराइज्ड हो गया। अब मीडियम जो है, इफ मीडियम डज नॉट हैव ट्रांसमिशन एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी फील्ड की, उस फील्ड पर अगर वो ट्रांसमिट नहीं करता है तो वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल जो है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करेगा, और उसका जो डायपोल मोमेंट है ऑफ ईच डायपोल या मॉलिक्यूल, उसको अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, लेट इट बी पी आई, ठीक है। तो जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर जो हुआ कहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको हम लोगों ने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया, इट इज गिवन बाय डायपोल मोमेंट वेक्टर, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द डायपोल मोमेंट, जितने भी डायपोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट इज द समेशन ऑफ ऑल द डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो ओरिएंटिंग इफेक्ट है एक्सटर्नल फील्ड का मॉलिक्यूलर डायपोल्स के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम और फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलराइजेशन वेक्टर P जो है, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो है काई जो है, काई को पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेबिलिटी या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी हम बोलते हैं ऑफ द मीडियम, ओके। तो जो ये जो रिलेशन है हमारे पास, अगर लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये जो रिलेशन है वो वैलिड है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज, जो नॉर्मल सोर्सेज कन्वेंशनल सोर्सेज है हमारे पास, उनके लिए वैलिड है। और यहाँ पर जो हमारे पास काई जो है, ये जो कांस्टेंट है वो कभी कांस्टेंट है इन द सेंस कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ई है, वो ई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बोल सकते हैं अगर मान लो लेज़र रेडिएशन इंटेंस है, तो उस केस में ये वाला जो है, दिस इक्वेशन डज नॉट होल्ड, ठीक है, या इंटेंस लेज़र के लिए दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड्स। तो हम उसके लिए उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, उसको किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि जो P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई 1 इंटू ई प्लस काई 2 इंटू ई स्क्वायर प्लस काई 3 इंटू ई क्यूब एंड सो ऑन, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह से वो आगे की तरफ जा सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है काई जो है एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है, ये जो काई 1 लिया वो एग्जैक्टली यही काई है, और ये जो कोफिशिएंट है काई 2 काई 3, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये डिग्री ऑफ नॉन लीनियरिटी बताता है। जो काई
सॉरी ये जो काई है दैट इज इक्वल्स टू काई 1 जो कि हमारे इक्वेशन नंबर 2 में है, बट ये काई 2, काई 3, काई 4 एंड सो ऑन, ये क्या बता रहे हैं? दीज टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ नॉन लीनियरिटी, ठीक है, जिसको नॉन लीनियर ससेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज नॉन लीनियर ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं या नॉन लीनियर ससेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं। अगर मान लो इफ फील्ड इज लो, ठीक है, जैसे कि हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम बोल सकते हैं कि ओनली फर्स्ट टर्म विल बी रिटेन्ड, सिर्फ और सिर्फ ये पहली टर्म ही बचेगी, बाकी सारी की सारी टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसीलिए कि जो प्री लेज़र ऑप्टिक्स थी उसको हम लोग लीनियर ऑप्टिक्स बोलते थे, ठीक है। प्री लेज़र ऑप्टिक्स जहाँ पर इतनी हाई पावर सोर्स नहीं थे हमारे पास, तो वहाँ पर क्या है, उन सारी चीज़ों को या वहाँ पर सारी की सारी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दोज वर लीनियर प्रॉपर्टीज़। बट हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर आया उसमें क्या होता है कि मोर सिग्निफिकेंट बिकम द हायर ऑर्डर टर्म्स, जहाँ पर यहाँ पर क्या है कि फील्ड लो तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वही रिटेन्ड रहेगी, बट फॉर हायर फील्ड्स के लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। हायर ऑर्डर टर्म्स विल बी मोर इम्पॉर्टेंट और विल बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मीडियम का, जैसे फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो गई, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, कौन कौन सी? डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये क्या है जो कि डिपेंड करता है ससेप्टेबिलिटी के बाद ऊपर, वो क्या है, दिस ऑल्सो बिकम्स द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो becomes the function of field, ठीक है। फंक्शन ऑफ फील्ड के ही ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो वो सफिशिएंटली फील्ड अगर सफिशिएंटली हाई है, तो जो मीडियम है जिसमें कि जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन नॉन लीनियर रिलेशन से डिस्क्राइब किया जाता है, तो उस मीडियम को हम लोग नॉन लीनियर मीडियम बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन लीनियर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मीडियम जिसमें कि पोलराइजेशन जो है वो इस इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है, ऐसे मीडियम को हम लोग नॉन लीनियर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या अज्यूम किया कि लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास एक फील्ड है इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, we have a field incident on a medium, किसी भी मीडियम के पर एक फील्ड है। किस तरह से? जो हमारा फील्ड है E इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इस टाइप का फील्ड इंसिडेंट है किसी भी उसके ऊपर मीडियम के ऊपर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th from equation 3rd and 4th, by substituting the value from equation number 3rd in equation number 4th, we have P जो है that will be equals to epsilon naught chi1 और साथ में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, that is E naught cos of omega t प्लस दूसरा epsilon naught chi2 अगेन सेम E naught स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये आ गया। अब थर्ड टर्म में अगेन एप्सिलॉन नॉट chi3 ई क्यूब कॉस क्यूब ओमेगा टी प्लस इस तरह से आगे चला गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करते हैं। वी नो दैट यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, या ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, ये होता है। तो सिमिलरली हम लोग cos क्यूब थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं, cos ऑफ 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों रिलेशन यूज़ किए और सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5, हमारे पास क्या बचेगा, P जो है P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब पहले में हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर तो cos है, तो इसको हम लोगों ने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। अब इसमें जो ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है वो एज इट इज, अब यहाँ पर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैंने ये वाली टर्म उठाई तो ये वाली टर्म उठाई तो ये बचेगा हाफ ऑफ, नीचे हाफ है, फिर एप्सिलॉन नॉट काई 2 ई नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ या एक मिनट, इसको इस तरह से लिखते हैं, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट काई 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट काई 1, ये काई 2 वाली टर्म आ गई, काई 1 प्लस 3/4 काई 3 ई नॉट स्क्वायर एंड ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। नेक्स्ट टर्म जो है वो इस तरह से आ जाएगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट काई 2 ई नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट काई 3 ई नॉट क्यूब कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। इस तरह से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की एंड कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन आया। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो दो रिलेशन है हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, काई 2 परमिटिविटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। वो क्या है, इट विल गिव राइज टू डीसी फील्ड अक्रॉस द मीडियम, तो इट विल गिव राइज टू डीसी फील्ड अक्रॉस द मीडियम। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा था, उसको पोलराइज किया था, बट वहाँ पर क्या, अगर मान लो हाई फील्ड है, हाई फील्ड पे क्या हो जाता है, ये जो पहली टर्म जो है, पहली टर्म की वजह से जो है जो कि कांस्टेंट है, वो डीसी फील्ड को
एक डीसी फील्ड जनरेट होगा मीडियम में, ठीक है, भले ही वो बहुत ज़्यादा कम होगा बट प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर उसमें की जो सेकेंड टर्म की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड टर्म से क्या है, वो एक्सटर्नल पोलराइजेशन को फॉलो करेगा और उसको हम लोग फर्स्ट या फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। तो जो हमारे पास सेकेंड टर्म जो आएगी, ठीक है, वो सेकेंड टर्म फॉलोज एक्सटर्नल पोलराइजेशन, external polarization and is called उसको क्या बोला हम लोगों ने, फर्स्ट या फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। फिर थर्ड जो है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर जो थर्ड जो आता है, ठीक है, थर्ड ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेकेंड हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन एंड सो ऑन। फिफ्थ जो टर्म आएगी उसको बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक जनरेशन एंड सिमिलरली वो क्या है, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म इज वो एक्सटर्नल पोलराइजेशन को फॉलो करेगी, इसलिए उसको हम लोग फर्स्ट या फंडामेंटल हार्मोनिक पोलराइजेशन बोलेंगे या फंडामेंटल हार्मोनिक ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोगों ने एग्जैक्टली जो हार्मोनिक जनरेशन के बारे में देखा कि किस तरह से हार्मोनिक्स जो है, हार्मोनिक जनरेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में है, या हम बोल सकते हैं जो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स जो है वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में है, और बेसिकली नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में हार्मोनिक्स का जनरेशन होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन की, तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन की, सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन की। अब पोलराइजेशन जो कि ऑसिलेट करता है एट द फ्रीक्वेंसी, हमने देखा कि जो पोलराइजेशन है वो ऑसिलेट कर रहा है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा। वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को विद द सेम फ्रीक्वेंसी, जो कि प्रोपेगेट कर रहा है द सेम वेलोसिटी जो कि इंसिडेंट वेव की है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पोलराइजेशन oscillating at frequency 2 ओमेगा, ये क्या कर रहा है, रेडिएट करेगा। क्या रेडिएट करेगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम होगी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जो कि प्रोपेगेट करेगा विद सेम वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी के साथ, एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव को या सेम फ्रीक्वेंसी वाली एक ईएम वेव को रेडिएट करेगा
और प्रोपेगेट करेगा सेम वेलोसिटी से जो कि इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी थी, ठीक है। तो जो वेव प्रोड्यूस हुई उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दैट मीन्स डायरेक्शनैलिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, वो इंसिडेंट वेव के साथ में ही सेम रहेगा, और जो इमिशन होगी वो भी सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स डायरेक्शन भी सेम रहेगी और वो सेम फेज में जाएगी। इस फेनोमिना को हम लोग सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि द वेव thus generated has the same directionality and monochromaticity and monochromaticity, दोनों की दोनों सेम होगी, ठीक है, जो कि इंसिडेंट वेव की थी, ठीक है। सो दिस फेनोमिना is known as second harmonic generation, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SHG भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन। तो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है उसमें जो नॉन लीनियर पोलराइजेबिलिटी है, दैट मीन्स Chi2 जो है वो है, ये जो है दिस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। फिर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड और ओरिएंटेशन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो इस टाइप का जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसमें वेक्टर्स, हमारा पोलराइजेशन वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E जो है वो ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो टू द कोफिशिएंट chi, जिसको हम लोग टेंसर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो सेकेंड ऑर्डर पोलराइजेशन है उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सेकेंड ऑर्डर पोलराइजेशन है उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम लोगों ने लिख लिया PI सेकेंड ऑर्डर का 2 लिख दिया, इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ J एंड K Chi I J K, ये सेकेंड है, जो नीचे सेकेंड मैंने नीचे लिखा था उसको ऊपर कर दिया, दिस इज नॉट स्क्वायर, ये सेकेंड है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसीलिए, दैट इज J एंड EK, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर I J K है वो कोऑर्डिनेट्स X Y Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, I J K है वो X Y एंड Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ज़्यादातर कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे पास Chi I J K जो है वो यूजुअली ज़ीरो होते हैं और सिर्फ हमको एक या दो कंपोनेंट के साथ ही डील करना होता है, ये कई केसेस में ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि जो सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन जो है जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है वो कुछ क्रिस्टल में ही होते हैं। अब हम एक एग्जांपल उठाते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कि आइसोट्रॉपिक है, उस केस में जो वी हैव अ क्रिस्टल दैट इज आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टल आइसोट्रॉपिक हो गया। अब क्रिस्टल आइसोट्रॉपिक हो गया तो इस केस में हमारा ये जो Chi I J K जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ
डायरेक्शन है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है तो बोल सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिवर्स कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की, रिवर्सिंग x को माइनस ऑफ x, y को माइनस ऑफ y एंड z को माइनस ऑफ z से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, दीज आर अनचेंज्ड, उसको हम लोगों ने नहीं किया इन डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया कि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू माइनस पी आई सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट समेशन जे एंड के काई फॉर सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन आई जे के, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई जे माइनस ऑफ ई के। ठीक है, और ये हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू प्लस पी आई। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 9। दैट मीन्स कि ये माइनस पी आई और ये प्लस पी आई वो है, तो दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पी आई जो है दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हेंस हमारा जो काई है आई जे के फॉर सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन है वो नहीं हो सकता है आइसोट्रॉपिक मीडियम में, जैसे कि लिक्विड्स, या ना तो लिक्विड्स में, ना गैसेस में, ना ही सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल्स में। दैट मीन्स कि जो है एक पॉइंट के आसपास सिमेट्रिकल हो। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं क्रिस्टल में हो सकता है दैट लैक्स द इन्वर्जन सिमेट्री, जिसमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होती है, उसी में सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन होता है। अब नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक की बात करें, जिसमें पॉइंट ऑफ एक पॉइंट पे सिमेट्रिकल नहीं होता है, जैसे एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल हो गए, जैसे कि एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, जैसे कि यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स हो गए, दोनों के क्वाड्रिक एंड क्यूबिक टर्म जो है उसमें वो भी रहती है। तो बोल सकते हैं जनरली जो क्यूबिक टर्म जो है वो स्मॉलर रहती है एज कंपेयर टू द सेकेंड टर्म, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मटेरियल्स के लिए, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मटेरियल्स के लिए या यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन जो है P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई 1, मैंने नीचे से ऊपर कर दिया, E प्लस एप्सिलॉन नॉट काई 2 E स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया कि जहाँ पर जो थर्ड टर्म है दैट इज मच मच स्मॉलर देन द सेकेंड ऑर्डर टर्म, इसलिए हम लोग थर्ड टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए उसको बोलते हैं, मीडियम को बोलते हैं, इट हैव द सेकेंड ऑर्डर लीनियरिटी एंड द मीडियम is said to have second order linearity. Okay, so this was our second harmonic generation. Okay, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।